हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है नए वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 8 पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। पाठ स्टार्ट होगा आपके यहाँ से। राजस्थान में कृषि। राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है। यानी राजस्थान की जो कृषि है वो मानसून पर ज़्यादा निर्भर है। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। कि मानसून का जुआ किससे कहा जाता है? राजस्थान की कृषि को। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। कितने प्रकार की फसलें होती हैं? 3 प्रकार की। पहली रबी की फसल, फिर खरीफ और फिर जायद की फसल। अब आप इसको अच्छे से देखिए कि पहले रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई जो है सर्दियों से प्रारंभ होने पर की जाती है। यानी जब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है तो रबी की फसल को बो दिया जाता है और गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई कर दी जाती है। अच्छा, सर्दी स्टार्ट होगी तब तो बुआई और गर्मी प्रारंभ होगी तो कटाई। और रबी की फसलें कौन कौन सी है? तो गेहूँ, जौ, चना और सरसों। ये 4 जो दे रखी है ये प्रमुख रबी की फसलें हैं। विशेष रूप से आप गेहूँ को याद रख लेना क्योंकि ज़्यादा बार जो है गेहूँ पूछा जाता है। इसके बाद अगली फसल है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली और तिल। एक चावल भी इसमें ऐड कर लीजिएगा क्योंकि चावल दे के रबी की फसल में यहाँ दे रखा था, इसलिए ये तो नहीं होगा क्योंकि थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। चावल जो है आपके खरीफ की फसल में होगा। खरीफ में मुख्य रूप से आपके चावल, बाजरा, ज्वार, मूंग। आप लोग ग्रामीण परिवेश से तो 2-3 फसलें तो आपको पता ही होगी, जैसे बाजरा, मूंग, ज्वार, कपास, मूंगफली और तिल। एक गन्ना और याद रख लेना और चावल याद रख लेना। फिर है जायद की फसलें। ये फसल जो है मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती हैं। इस समय खरबूज, तरबूज, ककड़ी ये उगाए जाते हैं। यानी खरबूजे, तरबूज और ककड़ी जो है जायद की फसलें हो जाएंगी आपकी। इन चित्रों में भी आपको जो देखिए ये गेहूँ की फसल दे रखी है यहाँ पे, जो रबी की फसल है। ये बाजरे की फसल है, खरीफ की फसल। और ये आपके मारवाड़ी भाषा में बोले तो मतीरा, ये हो जाएगा जायद की फसल। अब आप देखिए राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण, यानी राजस्थान जो है कृषि में पिछड़ा हुआ है, उसके क्या क्या कारण है? पहला है प्राकृतिक कारण। बार बार सूखा, राजस्थान में बार बार सूखा पड़ता है। मिट्टी यहाँ की ज़्यादातर रेतीली है, ऊसर और बंजर भूमि है और मृदा का अपरदन भी यहाँ होता है। आर्थिक कारण, किसानों की निर्धनता, यानी ज़्यादातर किसान जो है निर्धन है या उनके पास पैसे कम है। उपज का कम मूल्य। अब आप ग्रामीण परिवेश से तो आपको पता ही होगा कि फसलों का जो मूल्य है वो बराबर नहीं मिलता किसान को। और पुरानी तकनीक अपनाते हैं लोग। सिंचाई के साधन की भी कमी है। उत्तम खाद और बीज इनकी भी जो है कमी है। इस कारण ये आर्थिक कारण हो जाएंगे। फिर है संगठनात्मक कारण। संगठनात्मक कारण में भू स्वामित्व समस्या और नीतिगत कमजोरियाँ। शायद सरकार की नीतियाँ उनमें कुछ कमी रह गई है और भू स्वामित्व की समस्या भी है। अब राजस्थान में कृषि की क्या क्या विशेषता है वो हम देख लीजिए।
कि देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, गंवार का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि इस बाजरा, सरसों और गंवार उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान है। फिर है उत्तर प्रदेश के पश्चात भारत में जौ और चना उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। तो राजस्थान का जौ और चना उत्पादन में दूसरा स्थान है। पश्चिम राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। तो प्रश्न ऐसा आएगा, पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? बाजरा। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्के की खेती प्रमुख है। प्रश्न बनेगा कि दक्षिण राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में कौन सी जो फसलें प्रमुख है? मक्का। राज्य से श्री गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। गेहूं उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम आएगा? गंगानगर। पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ है। 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। यानी राजस्थान में जितनी कृषि की जाती है उनमें 35% ही जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं और ट्यूबवेल से होती है। यानी सर्वाधिक सिंचाई होती है आपके कुएं और ट्यूबवेल से। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? कुएं और ट्यूबवेल से। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है और तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। और सबसे कम सिंचाई होती है तालाबों के द्वारा। फिर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में पशुपालन। तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा भी संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ क्या करते हैं? पशुपालन। अब राजस्थान के पालतू पशु देखिए। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरी और भेड़ पालन जो है बहुतायत से किया जाता है। राजस्थान की 20वीं पशुगणना जो हुई थी आपके 2019 में, ऊंट और गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। अब आपको यहाँ पे कमी और वृद्धि देखनी है। तो ऊंट और गधे इनमें सबसे ज़्यादा कमी हुई है। भेड़ और बकरियों में जो है इनसे थोड़ी कम कमी हुई है, लेकिन हुई है कमी। गाय और भैंसों में जो है मामूली सी वृद्धि हुई है। तो ऊंट, गधे, भेड़ और बकरी इनमें तो कमी हुई है, गाय और भैंस के अंदर वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर इंग्लिश में पूछ ले कि पोल्ट्री फार्मिंग किसे कहा जाता है, तो मुर्गी पालन को। फिर है पशुपालन से लाभ क्या है? पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल जाएगा। पशु पर आधारित उद्योग का विकास होगा। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार जैसे घी, मक्खन, छाछ और दही की प्राप्ति होगी। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। अब पशुपालन में कौन कौन सी समस्या आती है? पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार और सही इलाज नहीं दे पाते। पशुपालक के पास कमजोर और घटिया नस्ल के पशु हैं। चारागाह के लिए पर्याप्त भूमि की कमी। परंपरागत तरीके से पशुपालन किया जाता है। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। बार बार सूखा, अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है। अब राजस्थान में खनन देखिए, खनिज। राजस्थान के कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। कितने प्रकार के खनिजों का खनन होता है?
67। 67। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है रॉक फॉस्फेट। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। तो प्रश्न बन जाए कि किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? तो सीसा, जस्ता, चांदी और जिप्सम और संगमरमर। इसके अलावा जो है चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती लकड़ी, ये भी है महत्वपूर्ण खनिज है। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के लिए काफ़ी अवसर है। यही कारण है कि राज्य सरकार में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन पर ध्यान दे रही है। अब यहाँ से जो है पाठ समाप्त हो चुका है, बाकी का इम्पोर्टेंट है नहीं। शब्दावली और कुछ प्रश्न है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे आजीविका क्या होती है? आजीविका कहते हैं रोजगार को। जैसे जीवन निर्वाह करने हेतु किया जाने वाला कार्य कहलाता है आजीविका। और अतिवृष्टि किसको कहते हैं? अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाता है। एक होता है अतिवृष्टि, एक होता है अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब है बारिश बिल्कुल भी ना होना, और अतिवृष्टि का हो जाएगा अत्यधिक वर्षा। फिर है निर्यात, यानी देश से माल जो है अन्य देशों को भेजा जाता है, उसे कहते हैं निर्यात। फिर प्रश्न है कि रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो रबी को देखिए मक्का है नहीं, बाजरा भी नहीं है, कपास भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? गेहूं की फसल। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? यानी पश्चिमी राजस्थान की बात की जा रही है तो हम पढ़ चुके हैं कि बाजरा बोया जाता है सर्वाधिक खाद्यान्न। आगे रेगिस्तान वाले सवाल है, खरीफ की फसल डैश ऋतु से प्रारंभ में बोई जाती है? यानी खरीफ की फसल को कब बोया जाता है? तो वर्षा ऋतु के अंदर। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में डैश डैश पशु की संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई है। तो सर्वाधिक जो कमी हुई थी वो किस में हुई थी? ऊंट और गधे के अंदर। अब प्रश्न आ गया राजस्थान किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? तो हमने पढ़ा था सीसा, जस्ता, चांदी, संगमरमर, इनमें राजस्थान का एकाधिकार है। तो यहीं से ये पार्ट छोटा सा था, कंप्लीट भी हो चुका है। और अगले में हम पढ़ लेंगे अध्याय 9 राजस्थान में आधारभूत सेवाएं भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इनमें जो भी छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं वो आप खुद से बनाना सीखिए, क्योंकि जब आप लोगों के बनाए हुए प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा नहीं। जब आप खुद से प्रश्न बनाएंगे तब आपको ज़्यादा याद रहेगा और लंबे समय तक आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। और इसके अलावा आप पुराने जो प्रश्न हैं उनको भी ज़रूर से ज़रूर देखिए, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो जाए और सिलेक्शन ले पाएँ आप। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।